आपके साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हमारे स्टूडियोज में बहुत ही ख़ास गेस्ट यहाँ पर हमने इनवाइट किया उनको, जो कि BHRT स्पेशलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान में पहली खातून है, पहली स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने बायो आइडेंटिकल नेचुरल हार्मोन को इंट्रोड्यूस करवाया है। वो हेल्थ अवेयरनेस पे भी पाकिस्तान में बात करती है, USA में भी बात करती है, उसके अलावा सोशल इश्यूज़ पे भी बात करती हैं। आज उसी हवाले से डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शबाना मुफ्ती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तान। कैसा है आपका पाकिस्तान का सफ़र? कैसा लग रहा है पाकिस्तान वापस आके? ऑलवेज माय प्लेजर। मैं हमेशा हर कुछ अरसे बाद आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ख़वातीन के साथ काम करना। मेरे डॉक्टर्स भी होते हैं, मेरी टीम भी होती है यहाँ पे। तो मेडिकल के साथ साथ जितने भी सोशल इश्यूज चल रहे होते हैं उसमें भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर लेते बहुत हैं। ज़रूरी होता है ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकती हैं या जिनको अपने राइट्स का पता ही नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती। तो बीइंग अ वुमेन, मेरे ख्याल से हमारा ये फ़र्ज़ है कि उन औरतों को भी बताएं कि उनके हकूक़ क्या हैं। तो पहला आपसे मेरा सवाल भी यही होगा कि पहली नस्ल के लोग कहते थे कि लड़कियों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए वरना वो बिगड़ जाती हैं। आजकल की लड़कियों को कितना फ्रीडम देना चाहिए, कितनी आज़ादी देनी चाहिए? देखिए, ये कहना कि लड़कियों को आज़ादी ना दें या बहुत ज़्यादा आज़ादी दे देना, ये बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा अजीब-सा लगता है कि क्या वो डिपेंडेंट हैं कि उनको आज़ादी दी जाए या ना दी जाए। ये तो उनका बुनियादी हक है कि एक सर्टेन लेवल तक वो अपने हकूक़ जो हैं उनको मिलें और वो उसको एन्जॉय कर सकें। बिल्कुल। तो यहाँ पे ये बात नहीं है कि आज़ादी दी जाए या ना दी जाए, ये घर का माहौल होता है, ठीक है। जहाँ पे केस बाय केस हम देखते हैं कि वो किस तरह से बाहर की दुनिया के साथ कोप अप कर सकती हैं। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर इतने इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पे वो कहते हैं जी हमारी बच्ची के साथ कुछ जुल्म हो गया, हमारी बच्ची जो है बाहर की दुनिया में गई तो दुनिया बड़ी जालिम है। और बनिस्बत इसके कि कुछ ऐसी बच्चियां जो शहर में होती हैं या जिनके घर का माहौल जो होता है वो इस तरह का होता है, दे आर एंजॉयिंग दैट फ्रीडम। बिल्कुल। तो इसकी वजह से आपने अपने घर का माहौल देखना होता है कि क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, कि क्या आपके अगर तज़ाद पाया जाता है घर के माहौल में और बाहर की दुनिया के माहौल में। ठीक है। और अगर माँ बाप का एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप आ जाता है बच्चियों के अंदर और माँ बाप के अंदर, और कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और फिर वो बच्ची जब घर से जाती है तो वो उसके लिए एक वो आज़ादी वही होती है, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है क्योंकि वो फिट इन होने की कोशिश करती है बाहर के समाज में। तो मसला ये नहीं है कि आज़ादी दी जा रही है या नहीं दी जा रही, मसला ये है कि जिस माहौल से आप आए हैं वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपकी तालीम कैसी है, आपकी तरबियत कैसी है, आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाया गया है कि नहीं, कि कल को जब आप बाहर जाएंगे कॉलेज में पढ़ने के लिए, काम तो अच्छे करने निकले ना घर से, लेकिन बाहर क्या दुनिया के साथ आप उस तरह से आपको पेयर प्रेशर में आके गलत हरकतों में पड़ जाना, कंपनी खराब हो जाना। तो इट इज मोर के रिलेशनशिप घर में कैसा है, माँ बाप के साथ घर का माहौल कैसा है, अब ये डिपेंड करता है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आपने क्योंकि जनरेशनल गैप की भी बात की है और कम्युनिकेशन गैप की भी बात की है, डेटिंग कल्चर आजकल हमारे माशरे में भी ज़ाहिर है परवान चढ़ रहा है। तो डेटिंग कल्चर की अगर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जब कोई लड़का या लड़की आपस में डेट कर रहे होते हैं तो फिर गिफ्ट्स एक्सचेंज भी होते हैं और फिर जब लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर कहा जाता है गिफ्ट भी वापस करें। फिर लड़ाई झगड़े में बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि कैरेक्टर असैसिनेशन तक होती है और उसके बाद फिर मामलात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये डेटिंग कल्चर पाकिस्तान में किस हद तक खतरनाक हो रहा है अब? देखिए, एक बात होती है कि डेटिंग जो है वो आजकल के ज़माने में चाहे पाकिस्तान हो, क्योंकि हम मुसलमान कंट्री है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते उस चीज़ को, लेकिन हो रहा है ना, ठीक है, हम चीज़ों को रोक नहीं सकते। आपके हाथ में जो है वो गैजेट्स हैं, आपके हाथ में जो सोशल मीडिया है, अब उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं ये तो आपके पास है ना, कि आपके पास कितनी पावर है। और आप आजकल के बच्चों को समझा भी नहीं सकते, जितनी फिर आज़ादी के नाम पे वो जितना आप उनको फ्रीडम देंगे, और कभी कभी माँ बाप कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं लेकिन पता नहीं होता कि कैसे कंट्रोल करना है, उनको वो तरीके और वो टैक्टिक्स आते नहीं है। तो अब अगर आप ये कहती हैं कि जी ये बच्चे जो हैं
डेटिंग करेंगे या नहीं करेंगे, आपसे पूछ के तो नहीं करेंगे ना। बिल्कुल। माँ बाप को पता भी नहीं होता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। और खुदा ना खासा बहुत सारे डॉक्टर साहिबा हमारे यहाँ केसेस इस तरह के भी आते हैं कि लड़के लड़कियां फिर मंशियात की लत में भी पड़ जाते हैं। तो मैं आपको यही कहने लगी थी कि अगेन द कम्युनिकेशन गैप इज देयर, कि घर की, मैं हमेशा कहती हूँ कि जो घर की तरबियत होती है, अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा रेज किया है और इतना इमोशनली इंटेलिजेंट बना दिया कि वो बाहर की दुनिया से लड़ सकते हैं, तो फिर तो आप सेफ हैं। लेकिन आजकल फिर भी माहौल ऐसा हो गया हुआ है कि जब वो बाहर जाएंगे, उनके दोस्त यार कैसे हैं, उनकी कंपनी कैसी है, अब अगर वो डेटिंग में चले जाते हैं, अभी आपने गिफ्ट्स की बात की, तो ये डायरेक्टली मैं ये कह दूंगी यूथ को और लड़के लड़कियों को कि देखें ये होते हैं पावर डायनेमिक्स। ठीक है, हमारे कल्चर में नॉर्म है कि गिफ्ट जो है वो लड़के ने देना है, खाने का बिल जो है लड़के ने देना है। ये चीजें एक हमें एक्सेप्टेंस है ना कि अगर आप कर ही रहे हो, हम ये बात नहीं कर रहे कि वो अच्छा है या रिलीजियस गलत है या सही है, या वो उसकी बात में नहीं कर रही। लेकिन फिर लड़की जो है वो इन रिटर्न व्हाट इज द वैल्यू शी इज ब्रिंगिंग ऑन द टेबल, मतलब कोई तो वैल्यू लेकर आ रही है ना वो। अब अगर आप वो कहते हैं जी मेरी कंपनी, मेरा रिलेशनशिप तुम्हारे साथ एक वैल्यू है, तो रिलेशनशिप आपका ट्रांसैक्शनल है। ट्रांसैक्शनल का मतलब होता है कि 50% मैं तुम्हें दे रहा हूँ, 50% तुम मुझे दे रहे हो। मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा रिलेशनशिप एंजॉय कर रहा हूँ, और 50% मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ गिफ्ट की सूरत में। अब अगर आप ये चाहते हैं कि पावर डायनेमिक्स बदले मत, तो इसको 50-50% रखें। 50-50% में ये मतलब आ गया कि मुझे आपसे कोई गिफ्ट लेना है तो कोई टेडी बियर हो गया, फ्लावर्स हो गए, जिस तरह लड़के लड़कियां एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं छोटा मोटा आपस में। अच्छा मैं तुम्हें खाने पे ले गया और मैं आई एम एंजॉयिंग योर कंपनी। अच्छा ये तो यहाँ तक बात हो गया 50-50% पावर डायनेमिक्स की। लेकिन जब उससे अगले लेवल की बात हो जाती है कि आपको बहुत हेवी गिफ्ट्स मिल रहे हो, आदमी आपके अंदर, और वो यूजुअली बड़ी उम्र के आदमी होते हैं जो इतना हेवी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो छोटी लड़कियों में या अपने से छोटी उम्र की लड़कियों में, या जब इस तरह से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पावर डायनेमिक्स बदल जाते हैं। तो अब ये जो बॉल आ जाता है ये किसकी कोर्ट में आ गया? लड़की की कोर्ट में। शी कैन से नो, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो वहां से इतने हैवी इन्वेस्टमेंट ले रही है तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे, प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। छोटे मोटे गिफ्ट लेना, मैं तुम्हें दे रही हूँ कंपनी, वी आर लाफिंग, वी आर एंजॉयिंग, वो एक अलग बात है। लेकिन जब आप हैवी इन्वेस्टमेंट किसी से लेना शुरू कर दें तो उससे आगे का फ्यूचर सोच लें कि उसके पीछे क्या मतलब हो सकता है। उसका पीछे मतलब ये हो सकता है कि आई ओन यू, कि अब तुम्हारी लॉयल्टी मेरे पास है, अब तुम किसी और से नहीं मिल सकती, या तुम्हारी फ्रीडम को मैं ऑन कर रहा हूँ, या मैं कुछ तो टेबल पे तुम ला रही हो और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ये पावर डायनेमिक्स जब आपके रिलेशनशिप में बदलते हैं तो फिर आप ये देख लें कि बाद में आप उसको कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनका नताइज भुगतने के लिए रेडी रहे। या फिर से नो, जिस तरह बाकी चीजों को नो मीन्स नो, लेकिन जब आप गिफ्ट ले रहे हैं तो उसको भी तो नो करना सीखें। बिल्कुल नो, उसको भी नो करना शुरू करें। अब अगर आप ये कहते हैं जी मेरा उसके साथ रिलेशनशिप है या वो मेरी कंपनी एंजॉय कर रहा है, तो आप उसकी कंपनी भी तो एंजॉय कर रहे थे ना। वन साइड ताली तो नहीं होती ना। हमारे एक और ये बड़ा मसला है ना कि हम ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप सिर्फ आदमी एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन डॉक्टर साहब फिर कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों की जाती है? दोनों पार्टीज की साइड से मैं बात कर रही हूँ। चले आपने हेवी एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स की भी बात कर ली कि जब आपको एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल रहे हो तो फिर आपको प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए। ये तो बात होगी, पावर डायनेमिक्स की बात हो रही है। अगर आपने किसी से एक गाड़ी ली है तो आपकी अपनी वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि आप रिटर्न में उसको 2 गाड़ियां दे सके। ठीक है। अगर लड़की के पास ये वैल्यू नहीं है कि वो किसी से एक हैवी गिफ्ट ज्वेलरी ले रही है, तो फिर उतनी ही हैवी वॉच उस आदमी को दे सके। ठीक है। तो आपके पावर डायनेमिक्स जो होते हैं ट्रांसैक्शनल, सिर्फ रिलेशनशिप के नहीं होते, गिफ्ट्स के भी होते हैं। जब आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे के साथ वो प्रोज एंड कॉन्स देख लिया आपने, ताली 2 हाथ से जिस तरह हमेशा कहते हैं बज रही है। लेकिन जब गिफ्ट की बात आई तो वहां पे सिर्फ आदमी क्यों दे रहा है? फिर आपने वैल्यू लेकर आनी है तो इक्वल लेवल पे खेलें। हमेशा गेम इक्वल लेवल पे होती है। और अगर आपको ये पता है कि मेरा ये वैल्यू नहीं है, तो फिर वो तो आदमी देखें सदियों से कब से वो जाके पेड चीजें लेते हैं, औरतों को पे करके, कितने रिलेशनशिप होते हैं उनके। लेकिन वहां पे आदमियों को ये पता होता है कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप है, मैं इसके साथ सीरियस नहीं हूँ और मैंने इसको छोड़ देना है। वो सदियों से हमारी हिस्ट्री देखें वो चल रहा है, आदमी इस तरह से होते हैं। लेकिन आजकल के जमाने में जब औरतों ने इसमें इन्वॉल्व हो गई तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी कर रहे हैं सदियों से। अब औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज को आगे बढ़ने से पहले या तो इक्वल खेलें। तुमने मुझे वॉच दी, मैं तुम्हें वॉच दे रही हूँ, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं तुम्हें वॉच, क्योंकि रिलेशनशिप में दोनों इक्वली इन्वॉल्व है। पावर डायनेमिक्स को
बदलने मत दें, ताकि कल को आप ये ना कह सकें कि मैंने तुम्हें इन्वेस्ट किया था, हमने भी उतना ही इन्वेस्ट किया था। बिल्कुल ठीक है। चलिए डॉक्टर साहिबा, ये बात तो हो गई एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स की कि इक्वल होने चाहिए, लेकिन जब फिर लड़ाई होती है ना, कि जब ब्रेकअप होता है तो फिर कैरेक्टर असैसिनेशन भी होती है और दोनों पार्टीज की तरफ से होती है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, जब शादी हो जाती है, उसका ब्रेकअप होता है, तो वो भी तो बड़ा बुरा ब्रेकअप होता है। बहुत ज्यादा ऐसे कपल्स होते हैं जो एक दूसरे पे जो यादें होती हैं शादी की, जो एक शरई रिलेशनशिप होता है, उसको भी बड़ा गंद मचा देते हैं, एक दूसरे पे मड स्लिंगिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन उसमें फिर भी ये होता है कि आपने जो है अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा सुहाने ईयर्स जो है उस आदमी को दिए हुए हैं, और उसके बाद उसके हो सकता है माँ हो आप उसके बच्चों की, तो वहां पे तो ये बनता है ना कि वो उसको जो है थोड़ा सा कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए, हमारे रिलीजन में भी है ये। बिल्कुल। लेकिन जब आप डेटिंग और गैर शरई बातों की बात करते हैं, तो वहां पे जब इस तरह से, उसमें भी कैरेक्टर असैसिनेशन है, लेकिन यहाँ पे तो फिर आपकी ज्यादा शुरू हो जाती है कि यू वर इन अ रिलेशनशिप टू बिगिन विद, जो कि वो इतना वैलिड नहीं था ना। ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश करें कि जब कैरेक्टर असैसिनेशन होती है, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, तो बहुत पहले आपको एक दूसरे की ये पता होता है कि गुस्से में ये इंसान कैसे बिहेव करता है। ठीक है। और जब इतने सालों के रिलेशनशिप हो, तो कम से कम इतनी अक्ल तो होनी चाहिए कि रेड फ्लैग्स नजर आना शुरू हो जाए। रेड फ्लैग्स में ये आ जाता है कि जब अच्छी सब कुछ रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, तो भाई मैं भी तुम्हारी बड़ी अच्छी महबूबा, तुम भी मेरे बड़े अच्छे, और वहां पे एक दूसरे का आपको अच्छे बेस्ट बिहेवियर दिखा रहे हैं। मसला तो तब है ना जब आपको किसी को गुस्से में देखें। आप ये देखें कि जब मेरी इसके साथ ब्रेकअप होगी, तो आपने कितने सालों तक ये रेड फ्लैग नहीं देखा कि ये किस लेवल तक बिलो द बेल्ट या कितनी ज्यादा आपके ऊपर मड स्लिंगिंग कर सकता है। इसी तरह औरत का भी, जो अच्छी खानदान के लोग होते हैं, अब ये ना कहिएगा कि अच्छे खानदान के लोग रिलेशनशिप रखते नहीं, आउट ऑफ मैरिज रखते हैं, आजकल ये सब कुछ हो रहा है, को पता नहीं होता। अब मसला ये है कि लेकिन जब आप किसी से ब्रेकअप करते हैं और आप एक अच्छे खानदान के, चलो आपने एक काम गलत किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सारे ही काम गलत हैं। लेकिन जब ब्रेकअप हो गया, तो कम से कम आप एक दूसरे का पर्दा रख के साइड में हो जाते हैं। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जब आप उस रिलेशनशिप में थे, तो आप उस बंदे की जेन्युइन जो उसकी शख्सियत थी उसको आपने पहचाना नहीं। बिल्कुल। आपने औरत को नहीं पहचाना, औरतें भी बड़ा बैड माउथ करती हैं, और औरत ने आदमी को नहीं पहचाना। तो आप किस किस्म के रिलेशनशिप पे थे कि आपको एक दूसरे की असलियत का नहीं पता। कि जब आपका ब्रेकअप हुआ, तो तब आपको पता चला कि ये तो बड़ा बेहुदा इंसान है। लेकिन जब व्हेन यू वर विद दैट पर्सन, तो आप उसके गीत गा रहे थे, तो बहुत पहले एक दूसरे की असलियत का पता होना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहिबा, ये वाली बात तो आपने बिल्कुल ठीक है कि पहले से ही पता होता है इंसान को, लेकिन इग्नोर कर रहे होते हैं। फायदे मिल रहे होते हैं, तो आप इसको अंडर द रग डाल रहे होते हैं कि चलो इसका ये वाली चीज जो है, बिल्कुल आप उस वक्त मजे कर रहे होते हैं, रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये मुझे गिफ्ट मिल गया, मैं उसको एंजॉय कर रही हूँ। मुझे वो आदमी ने कहा जी चलो मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, अगर गलत बातें करती भी है, तो उस वक्त जो होता है आप उनके बहुत ज्यादा चीजें इग्नोर कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चले ये वाली बात होगी ना रिलेशनशिप की, लेकिन आजकल हमारी सोसाइटी में एक और भी बुरी चीज परवान चढ़ रही है, और वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की में जब ये कहा जाता है ना, कोई मर्द अगर पकड़ा जाता है, वो एक्सपोज हो जाता है, तो वो अपनी बीवी से कहता है मुझे ना तुम में अट्रैक्शन फील नहीं होती है, मुझे तुमसे प्यार नहीं रहा, या फिर मैं बाकी लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट हो गया। कितना ज़्यादा गलत है। और बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं हमारी सोसाइटी में कि जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, तभी फिर उसके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो जाते हैं। जी, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? इसमें कोई दो राय थोड़ा है, जो चीज गलत है, जो गैर शरई है वो गैर शरई है, इसमें तो कोई बात तो उसमें फिर वाइफ को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए? लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा दुनिया में ऐसा हो रहा है, और आने वाले टाइम में हम कहते हैं ना क्यामत तो आने वाली है, लेकिन जिसके ऊपर पहले आ गई इन द फॉर्म ऑफ जिसके घर में किसी का कोई सोग हो गया या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, तो उसपे तो उसी दिन क्यामत ढा गई। औरत कभी ये पसंद नहीं करती ना, वो तो एक आदमी को एक मजाजी खुदा बना के बैठी होती है। लेकिन आजकल औरतें भी ये बड़ा काम कर रही हैं, तो इसकी वजह से हमें ये देखना पड़ेगा कि आदमी के पास जो है क्या उस वक्त एक्सक्यूज होता है, जस्टिफाई तो करना होता है ना, देखने कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब हम अगर एज अ लाइफ कोच, बिकॉज मैं इंटरनेशनल लाइफ कोच हूँ, मैरिटल काउंसलिंग करती हूँ, तो उसमें होता है जी हमें नॉवेल्टी चाहिए थी, या फिर अब हम बोर हो गए थे, या फिर हमारी औरत हमारा ख्याल नहीं रख रही थी, या औरत जैसे आपने प्रेगनेंसी कहा कि अपना ख्याल नहीं रख रही थी, और अब उसको मेरे साथ इंटीमेट होने में, कोई रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं था। देयर कैन बी मिलियन एक्सक्यूजेस, बट इट डजंट जस्टिफाई वन बैड एक्शन ना, जो वो एक्ट कर रहे हैं बाहर। तो इसका ये मतलब है कि कोई अगर
कम्युनिकेशन औरत और आदमी का, हाँ एक डिसरिस्पेक्ट भी आ जाती है कि जब औरतें इस तरह से डिसरिस्पेक्टफुल हो जाती हैं और आदमी का जो है वो उनको एहसास दिलाती हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो आदमी को ये एहसास फिर बाहर से जाके कोई वैलिडेट करे। और आजकल बहुत ज्यादा लड़कियां बैठी हुई हैं जो कि भी कोई अच्छा फाइनेंशियल बंदा मिल जाए तो व्हाई डोंट यू लाइक जस्ट वैलिडेट, कोई थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदल गए हैं सोसाइटी के। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके लिए नॉर्मल होनी चीजें हो गई ना, क्योंकि ये चीजें जब फैल जाती हैं, बुराई फैल जाए तो नॉर्मल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें फिर ये एक पार्टी जो घर बैठ के रो रही होती है और दूसरी पार्टी जो है वो एंजॉय कर रही होती है। और जो आदमी होता है वो फिर कभी कभी जब बाहर का मजा चख लेता है कि शी इज नॉट सिंसियर विद मी, उसने घर वापस आना होता है। तो अब हमें ये देखना है कि अगर इस तरह के साथ किसी के साथ हो ही जाए तो उसका बेस्ट आउटकम क्या है। ठीक है कि औरत को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, या वो बस विक्टिम बन के घर में रोती रहे कि अच्छा वेट करे कि वापस आ जाए। तो फिर क्या करना चाहिए या बता दें कि वाइफ को भी बता दें और हस्बैंड को भी बता दें, क्योंकि जाहिर है आप लाइफ कोच भी हैं, तो आप ये कपल को मशवरा दें कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए जब प्रेगनेंसी खत्म होती है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन शुरू होता है, उस टाइम पे भी हस्बैंड अफेयर चला रहे होते हैं, अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख रहे होते, हस्बैंड को फिर आप कैसे एजुकेट करेंगे? देखिए बात तो इस वक्त ये है ना कि किसके साथ बुरा हुआ है, पहले वो देख लेना कि मैंने करना क्या है। खाली पोस्टपार्टम नहीं, बच्चे पैदा करने के बाद नहीं, पेरीमेनोपॉज में खवातीन जो हैं वो एकदम उनको शीशे के सामने लगता है कि हमारी एजिंग हो रही है, हमारी स्किन डलक रही है, बाल गिर रहे हैं, सो मेनी थिंग्स। एज तो सबने करना है ना, एज तो अल्लाह मियाँ की जो है वो एक नेमत है कि आप एज कर रहे हैं, आप जिंदा हैं तो एज कर रहे हैं ना। लेकिन ये वो वाला टाइम पीरियड होता है जब फिर आदमी जो होते हैं फाइनेंशियली स्टेबल भी हो जाते हैं, और जितना उनके पास पैसा आता है फिर उतना ही उनकी आंखें खुलती हैं कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे ये देखें ना कि जो भी बंदा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता, उसके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो डिसीजन खुद ले सके, या तो वो खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो या उसका मेका इतना ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो कि उसको पता है कि अगर मैं कोई मेजर डिसीजन लेती हूँ और मैं फॉरगिव नहीं करती, तो फिर मुझे पास कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकअप है। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपके पीछे जो हैं वो सारे वहां पे इतना पैसे कमाने वाले लोग और नहीं, आप खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो फिर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को बर्बाद करने की बजाय उसको थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करें। अगर वो हैबिचुअल नहीं है आदमी, क्योंकि एक होता है कि गलती कर ली, आके माफी मांग ली और उसके बाद वो, लेकिन कुछ होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं, उन्हें बार बार करना होता है। फिर पहले आप एक प्लान बी बनाएं कि मैंने यहाँ से अगर इस रिलेशनशिप से एग्जिट करना है तो जाके आसमान से गिरा खजूर में अटका तो कभी मैं औरतों को नहीं कहती, मैं उन्हें कहती हूँ कि फिर पहले अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें और अपने हालात देख लें कि क्या मेरे बच्चे इसको सर्वाइव कर सकेंगे और क्या मैं इस चीज को फॉरगिव एंड फॉरगेट कर सकती हूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप में रह सकती हूँ। और अगर आप करती हैं इसको तो फिर आप ये देख लें कि फिर आप बार बार वो एपिसोड उस बंदे को याद मत कराएं, अपना बेस्ट वर्जन दें। बड़ा मुश्किल काम है लेकिन अगर आपने सोच ही लिया, आपके पास कोई और चॉइस नहीं, तो फिर मोहल्ले में बैठ के मोहल्ले वालियों को अपनी कहानियां मत सुनाएं, अपने रिलेशनशिप को फिर दोबारा से आप ये कह लें कि रिकंस्ट्रक्ट करें, रीबिल्ड करें। लेकिन अगर दोनों पार्टीज इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हों, एक पार्टी मुत्तफिक ही नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, आजकल हमारे यहाँ ना इक्वालिटी की बड़ी बात होती है और कमाने वाली बहू या कमाने वाली बीवी की बड़ी डिमांड है, प्रेफर उसको ही किया जाता है। लेकिन जब वही कमाने वाली बीवी और बहू खुद डिमांड करती है कि फिर मेरा हस्बैंड भी इक्वली सपोर्ट करे मुझे, चाहे वो घर के काम हो या फिर ग्रोसरी हो, बच्चे की परवरिश हो, बच्चे को संभालना हो, वहाँ पे हस्बैंड की अपनी वाइफ के साथ लड़ाई होती है कि ये काम तो मेरे करने वाले नहीं है। तो वहाँ पर हम फिर किस तरह से कपल को काउंसलिंग करेंगे या किस तरह से ट्रीट करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे? सबसे पहले तो हमें औरत और आदमी की नेचर समझ लेनी चाहिए। ठीक है, मुझे पता है बहुत ज्यादा लोग जो हैं, हर औरत बंदे को फेमिनिस्ट होना चाहिए। फेमिनिस्ट का मतलब है कि आप इक्वल सेरिब्रल पावर के ऊपर बिलीव करते हैं कि मुझे इक्वल मेरिट मिले, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, अगर मैं कहीं काम करती हूँ मुझे इक्वल सैलरी मिले, मुझे सिर्फ औरत होने की वजह से कम सैलरी ना दें, मुझे अब्यूज ना करें, मुझे यूज ना करें, मुझे जो है अपनी मेरिट के मुताबिक मुझे मौका दें। ठीक है, ये हो गया। फेमिनिस्ट का ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारी तरह फिजिकली पावरफुल हो गई, मैं तुम्हारी तरह रेसलिंग कर सकती हूँ, मेरे तुम्हारे एक जैसे हो गए, या मैं बच्चा पैदा कर सकती हूँ, तुम भी पैदा कर सकते हो। नहीं कर सकते ना, तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम एक दूसरे के कंपटीशन में खुदा ने एक दूसरे के लिए बनाया नहीं है। मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता इक्वली नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। ठीक है, जब दो इक्वल लेवल पे हो जाएं और एक दूसरे में से एक को सुपर पावर बनना पड़ता है।
जब दोनों ही सुपर पावर हो जाएं तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ठीक है, एक को बरतर होना ही पड़ता है। ठीक है, और जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है इंसान की, वो यही है कि मेल जो है वो, अगर मैं आइडियल सिचुएशन की बात कर रही हूँ, तो वो ही अगर सुपीरियर हो तो औरत जो है नेचुरली सबमिट करने को पसंद करती है। She want to submit to a person जिसको वो अपने से सुपीरियर समझती है। मसला आजकल ये हो गया हुआ है कि आउट ऑफ लीग जो है वो शादी कर लेते हैं, या तो औरत बहुत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, वो पहले से पैसे कमा रही होती है, और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे निकम्मे आदमी के साथ जिसको वो सुपीरियर समझती नहीं, जिसको एडमायर करती नहीं, जिसको एडमायर नहीं करती, सुपीरियर नहीं समझती, कंपैटिबिलिटी नहीं होती, उसको रिस्पेक्ट कैसे करेगी? और आदमी को तो रिस्पेक्ट चाहिए होता है, और जब उसको रिस्पेक्ट नहीं करेगी, दिल में चाहे ना करे, ऊपर से सुपरफिशियल कुछ अरसे के लिए फेक भी कर ले, वो उसको सबमिट नहीं करेगी, तो उसमें तो वो शी स्टार्ट्स वेयरिंग द पैंट्स, वो कहेगी मैं घर का मर्द हूँ, तो फिर दोनों में से तो मर्द एक ही हो सकता है ना। तो अब जब वो घर में, आप ये कह रहे हैं कि वो पैसे ज्यादा कमाती है, आइडियल सिचुएशन ये है कि आदमी ज्यादा कमाए, आदमी बाहर के चैलेंजेस जो है बर्दाश्त कर सकता है, बट लेट्स से कि आपकी बीवी सीईओ है और वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रही है, लेकिन फिर आप इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी लेकर आए कि आप उसे इंटेलेक्चुअली तो सुपीरियर हों। ठीक है, अगर आप इंटेलेक्चुअली भी नहीं है, फाइनेंशियली भी नहीं है, असर खाली फिजिकल आदमी का मसल्स दिखा के किसी औरत का दिल जीत लेना ऐसा नहीं होता। औरत जो होती है वो बनी हुई है उस आदमी को सबमिट करने के लिए जिसको वो पहले रिस्पेक्ट करे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, ये आपने आइडियल सिचुएशन की बात की है, और अगर हम वैसे भी नेचुरली भी देखें तो इंसान को या एक मर्द को कफील बनाया गया, प्रोवाइडर बनाया गया, प्रोटेक्टर बनाया गया है। आजकल के जो मर्द हैं वो अपनी बीवियों से खुद डिमांड करते हैं कि तुम कमा के लेकर आओ, तो उस सिचुएशन में फिर हस्बैंड को कैसे ट्रीट करेंगे कि जब वही हस्बैंड ही कह रहा है कि तुम प्रोवाइडर हो, तो फिर वो क्या होगा? आजकल इकोनॉमी जमाना ऐसा है ना कि एक की कमाई से घर नहीं चलता, और फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। तो अब एक ही लाठी से सबको नहीं हाँक सकते। पहले वाले जमाने फर्क थे कि तुम कफील हो और मैं घर संभालूंगी, बच्चे संभालूंगी, 5-6 बच्चे पैदा करेंगे और घर चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब इकोनॉमी का जमाना बदल गई हुई है। अब जो है अभी तुम पैसे कमा कर लाओगे, 11 बजे रात को थके हुए आओगे, तो तुमने बच्चों को क्या टाइम देना है? और औरत घर में बैठी हुई कह रही है नहीं मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैंने भी जाके अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। नथिंग रॉन्ग विद इट। बदलते जमाने के साथ बदलना पड़ेगा, लेकिन कितना बदलना पड़ेगा? बैलेंस कहाँ पे आएगा? बैलेंस यहाँ पे आएगा कि अगर एक औरत भी कमा रही है और एक आदमी भी कमा रहा है और दोनों थके हुए घर आ रहे हैं, तो फिर दोनों ने आके या तो इक्वली घर में काम करना है। लेकिन अगर वो दोनों काम नहीं कर रहे तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जो आपने पैसे कमाए किसी वजह से कमाए ना, फिर आप ड्यूटीज डेलीगेट करना सीखें। यानी कि अगर आदमी घर से बाहर काम कर रहा है तो फिर औरत घर में रहती है, या तो फिर वो कुकिंग करेगी और वो आदमी का घर का पीस बरकरार रखेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी बीवी भी घर से बाहर काम करे, तो वो जब घर पे आएगी और आप लेट आ रहे हैं, वो जरा जल्दी आ गई है, तो उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। और वो अगर माँ है तो फिर बच्चे भी उसको तंग करेंगे। और अगर उसकी सास या ससुर, हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम तो अभी तक बरकरार है, या तो आप अलग हो जाएं पहले, जो कि पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके हस्बैंड की जो ड्यूटीज हैं या जो उसने फराइज देने अपने माँ बाप की, उसमें आप इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। या इक्वली रिस्पॉन्सिबल इस तरह से कह लें कि अगर आप अपने हस्बैंड को खुश रखना चाहते हैं तो यू लव मी, यू लव माई डॉग्स, तो आपका इंग्लिश का मुहावरा है जिसका मतलब है कि मुझे खुश करने के लिए तुम फिर घर का हाथ बटाओ ना। लेकिन फिर अगर आप उसे काम कराने के लिए कह रहे हैं तो जो वो पैसे कमा रही है, फिर उसमें से आपने अगर एक मुलाजमा रखनी थी तो आप फिर 4 रख लें। हाउस हेल्प हो जाती है, हाउस हेल्प लें। आपने एक दूसरे की जिंदगी को कन्वीनियंट कर रहे हैं, एक दूसरे में कंफर्ट लानी है। तो अगर आप पैसे कमा के अभी भी उसको घर का भी काम करा रहे हैं, बाहर भी करा रहे हैं, तो फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट ना करें कि और फिर जो हस्बैंड है वो जॉब करके अगर काम करके वापस आ रहा है तो फिर वो बेड रेस्ट करेगा, लेकिन जो वाइफ काम करके आ रही है उसने फिर घर भी देखना है। लेकिन देखें, फिर इसलिए मैंने कहा ये कि कहीं ना कहीं आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि अगर मैं पैसे कमा रही हूँ तो अपने कंफर्ट के लिए, कंफर्ट में ये आता है कि स्टार्ट डेलीगेटिंग द ड्यूटीज। फिर मैं 2 हेल्प रखूंगी ताकि मुझे घर में आके जो मैंने पैसे कमाए हैं उसका रेस्ट मिले, और मेरा एक्स्ट्रा बर्डन आदमी में ना पड़े कि उसको जाके हराम की कमाई करनी पड़े टू अफोर्ड दिस लग्जूरियस लाइफ। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप बैलेंस इज मस्ट। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी काम बहुत ज़्यादा करती हैं, पाकिस्तान में भी और यूएसए में भी। आजकल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में लेट मैरिजेस का बहुत ज़्यादा रुझान आ गया है।
अगले 10 से 15 सालों के बाद आप देखती हैं कि पाकिस्तान की आबादी में कोई फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि मर्द और औरतों को दोनों को पहले ये होता है कि हम पहले अपने करियर पे काम करेंगे, शादी बाद में करेंगे। मर्दों का भी बता दें, औरतों का भी बता दें कि इससे क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा लेट मैरिजेस का? देखिए, मैं इस पे बेतहाशा बात करती हूँ एज अ हार्मोन स्पेशलिस्ट, क्योंकि मैं BHRD स्पेशलिस्ट हूँ, मैं हार्मोन की स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने औरतों को हार्मोन्स देके एम्पावर किया। ठीक है। मैंने उनको बताया है कि अगर आप हार्मोन्स नहीं लेंगे 40s 50s में, तो 70-60 में जाके आपको जो है बीमारियां आ घेरेंगी। फिर आप कहेंगे जी मेरे बच्चे मुझे संभाल लें, या आप कहेंगे जी मेरी बहू मुझे संभाल ले। वो तो आजकल होते नहीं, वो तो बाहर पढ़ने चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे तो मैं उनको एम्पावर करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं फैक्ट्स बताती हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ज्यादा खवातीन वो ये कहती हैं, जी आप ये कह रही हैं कि औरतों को जल्दी शादी करा लें। उनको ये बात समझ नहीं आती कि एज अ हार्मोन स्पेशलिस्ट मैं आपकी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करती हूँ। ठीक है। मैं उस साइंस की बात करती हूँ जो खुदा ताला ने औरत को देके बनाया, वो मैंने नहीं बनाया। मैं आपको सिर्फ अवेयरनेस देती हूँ कि अगर औरत का ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उसकी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, एक उसकी करियर क्लॉक है। ठीक है। आपने वो अवेयरनेस देनी है अपनी बच्चियों को, उनको एक रोड मैप देना है कि वो या तो अपने करियर क्लॉक की चक्कर में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मिस ना कर दें। ठीक है। ये सिर्फ प्योरली जो है वो साइंस की मैं बात करती हूँ। लोग अपना सोशल इशू बीच में डाल देते हैं कि अगर हम बच्चियों को पढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों पैदा करेंगी फिर डिवोर्स हो जाएगी। वो एक सोशल इश्यूज हैं, उनको मिक्स ना किया करें साइंस के साथ और जो खुदा ने औरत को जिस तरह बनाया है उसके ऊपर बात मैं करती हूँ अभी। फिर वो कहते हैं जी कि आदमियों की बात क्यों नहीं कर रहे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और थ्रू योर प्लेटफॉर्म में ये सबको बताना चाहती हूँ आज, जितने भी कोई थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो पढ़े लिखे लोग, कि औरत की बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है कि खुदा ताला ने उसको अंडों का जखीरा देकर बनाया है। ठीक है। देकर एक बच्ची को 1 to 2 मिलियन अंडे दे दिए, फॉलिकल्स दे दिए, और उसने पूरी उम्र में जब तक कि उसको मेनोपॉज नहीं हो जाता ये जखीरा यूटिलाइज करना है। ठीक है। और ये जखीरा आहिस्ता आहिस्ता हर महीने कम होता है। प्यूबर्टी में ये रह जाता है आपका कुछ 3 के लाख, उसके बाद रह जाता है आपका आप कह लो 1 लाख, जब वो 20s में जाती है उसकी पीक फर्टिलिटी 20s में होती है। ठीक है। अब ये आप कहें जी कि इसका मतलब है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो शादियां नहीं हो रही, तो क्या 30 साल के बाद बच्चा नहीं हो सकता? हो सकता है। आप 50 साल में भी बच्चा पैदा कर सकती हैं। आपको एक अंडा चाहिए हेल्दी, लेकिन साइंटिफिकली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपके अंडों का जखीरा कम होता है, अंडे हॉर्मोन्स बनाते हैं, आपको बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं और कंसेप्शन बच्चा पैदा करने की सलाहियत कम होती है। अब ये हो गई औरत की बात। जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसको मिसकैरेज भी होता है, उसके जो है आने वाली प्रेगनेंसी तो औरत नहीं कैरी करनी, आदमी ने तो नहीं करनी, तो उसका जो फिजिकल बर्डन होता है डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, प्री एक्लेम्सिया का, बढ़ती उम्र के साथ ये सारा कुछ औरत के अंदर आता है। अब अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, आप आदमियों की बात करें, एज कम्पेयर टू दैट, अब खुदा ताला ने, अगेन मैं ये बात नहीं करी, मैं साइंटिफिकली बात करती हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको बता रही हूँ कि खुदा ने इंसान आदमी को डिफरेंट बनाया। ठीक है। आदमी को जखीरा दे के पैदा नहीं किया, ठीक है। आदमी को स्पर्म्स दिए, और जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते रहते हैं जब तक कि उम्र नहीं जाता। ठीक है। अब ये बात तो यहाँ तक हो गई, तो क्या आदमी की एज मैटर नहीं करती? अगर औरत की एज मैटर करती है, डेफिनेटली करती है। आपके जो स्पर्म्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम खबरें सुनते हैं कि 60 साल के मर्द ने शादी के लिए 18 साल की लड़की कर सकता है, वो 80 साल में मेटाबॉलिकली हेल्दी है तो बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है। औरत को जब मेनोपॉज हो जाता है उसके अंडों का जखीरा खत्म हो जाता है, वो बच्चा नहीं पैदा कर सकती। ठीक है। उससे पहले अगर कोई एक हेल्दी अंडा है तो वो IVF के जरिए भी करा सकती है। ठीक है। लेकिन आदमियों की बात सुने आप, जब आदमी जो स्पर्म्स पैदा कर रहे होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है। 20s में उनकी डिवीजन हो रही होती है और कम हो रही होती है। उसके बाद जैसे जैसे डिवीजन ज्यादा होती है उतनी म्यूटेशन होती है। अभी एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, उसको आसान लैंग्वेज में मैं ये कहती हूँ कि जितनी मल्टीप्लिकेशन होती है स्पर्म्स की, जितनी उनकी डिवीजन होती है उतनी उनकी म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन का मतलब है कि DNA के डैमेज हो रहा है। तो अब अगर आप ये कहें कि औरत की पीक फर्टिलिटी 20s में है, तो आदमी की फर्टिलिटी 40-45 तक बहाल रहती है। ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। औरत की अगर 35 साल के बाद क्रोमोसोमल डिफेक्ट आ रहे हैं, मिसकैरेज का रेट बढ़ रहा है, तो आदमी का जो है वो सारी चीजें 45 के बाद आना शुरू होती हैं। अच्छा। अब आदमी, हम कहते हैं जी जो मिसकैरेज हो रहा है वो औरतों की वजह से हो रहा है। आदमियों का भी मिसकैरेज हो सकता है अगर उनकी पैटर्नल एज उसे कहते हैं ज्यादा हो जाए, क्योंकि उनके अंदर भी DNA के म्यूटेशन हो रहा है। लेकिन कितना
10 से 15%। अच्छा। एज कम्पेयर टू विमेन जिनका 80 to 90% मेटरनल एज जो होती है मैटर करती है। आपको ये मैंने इतनी अब आप आगे ना जाएं जल्दी मेरे पॉडकास्ट में ये एक एजुकेशनल बिल्कुल और मैं चाहती हूं कि हमारे व्यूअर एजुकेट हों कि हमें ये जो है ना, हम जो फेमिनिस्ट के नाम पे झंडा आदमियों के अगेंस्ट ले आते हैं, औरतों के अगेंस्ट, कि हम सिर्फ औरतों को कह रहे हैं कि जी वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएं, करियर कर लें। जरूर करें, मेरी अपनी बेटी है कमिंग फ्रॉम अ यूएस, मैं यूएसए में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी डिग्रीज इतनी ज्यादा हैं कि मैं अगर अभी आप मेरा इंट्रोडक्शन करा रही थी, अगर मेरे जैसा एक बिजनेस वुमन, मेरी जैसी एक डॉक्टर जो 25 साल से ज्यादा हो गया मुझे प्रैक्टिस करते हुए, मैं अगर आपको ये बातें बता रही हूँ जो कि आपको दुखिया नुसी लगती हैं, तो इमेजिन करें कि आप साइंस को कैसे समझ रहे हैं। ठीक है। आप ये झंडा लेके के औरत का कार्ड और ये वो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि साइंस के जरिए अपनी बच्चियों को बताएं कि आजकल मेनोपॉज जो है वो अगर पहले 1% था प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर, तो आजकल 4% हो गया। अच्छा। मेरे पास ऑफिस में खवातीन आती हैं जिनको ऑटोइम्यून डिजीज या मेनोपॉज जो होता है, वो आके कहती हैं कि अभी हमारी शादी नहीं हुई और हमें मेनोपॉज हो गया। ठीक है। 1% से 4%। अब आप ये कहें जी मेरे पास पेशेंट ही ऐसे आ रहे हैं जो मैं देख रही हूँ, तो यस ये सारी दुनिया में हो रहा है। पीसीओएस बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, हार्मोनल इश्यूज बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। बच्चा तो औरत ने पैदा करना है ना। अब आदमी की जब मैं बात कर रही थी, तो मैं उसके बाद दोबारा इसलिए जा रही हूँ उस टॉपिक के पीछे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो फेमिनिस्ट जो कहते हैं ना कि हाँ वो औरत मार्च वाले, वो इस चीज को सोशल इशू बना देते हैं। मैं अगेन इस बात को बताऊंगी कि और आदमियों का अगर हो म्यूटेशन या डीएनए डैमेज जिसे कहते हैं, या डीएनए म्यूटेशन या फ्रेगमेंटेशन बढ़ती एज के साथ, जो मैंने कहा 40s 50s में होती है, उसकी वजह से जो होता है ज्यादा से ज्यादा स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या ऑटिज्म। अभी रिसर्च ने दिखाया नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि इन आदमी की बढ़ती एज की वजह से ये चीजें हो सकती हैं। तो मर्दों में फिर बांझपन की क्या वजूहात हो सकती हैं, या किस एज में जाकर उनको ये वाली शिकायत? देखिए वो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की बात कर रही है ना, वो तो देखिए वो किसी भी एज में हो सकता है। वो एक अनहेल्दी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या कोई उनके अंदर मसला चल रहा है ऑर्गेनिक लीजन का, वो हम यूरोलॉजिस्ट के पास भेज देते हैं। उसको कंफ्यूज मत करें इस चीज के साथ कि एक हेल्दी आदमी की मशीनरी जो काम कर रही है वो कब तक बच्चा पैदा कर सकती है। वो 80 साल भी कर सकता है, 90 साल भी कर सकता है। उसके अंदर अगर कोई डिफेक्ट आएगा बच्चे के अंदर, या प्रेगनेंसी लॉस या स्किज़ोफ्रेनिया या ऑटिज्म डीएनए म्यूटेशन की डैमेज की वजह से, वो सिर्फ 10 से 15% होगा एज कम्पेयर टू विमेन की एज जो होती है 80 to 90% औरत का इम्पैक्ट होगा अगर उसकी एज बढ़ती जाएगी। और 50 के बाद वो बच्चा भी नहीं पैदा कर सकेगी, बहुत कम कर सकेगी, क्योंकि मेनोपॉज की एवरेज एज 51 होती है। अब कोई अगर 51, 55, 53 तक, तो न्यूज में आ जाएगी कि उसको मेनोपॉज लेट हुआ और उसने बच्चा पैदा कर लिया। तो आपको अननेचुरल चीजों की तरफ, जिसे हम IVF कहते हैं, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। आदमियों का मशीनरी खुदा ने ऐसे बना के भेज दिया, ठीक है, और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ डॉक्टर शबाना, चले ये वाली बात तो हो गई। अब औरतें फिर अपनी फर्टिलिटी को किस तरह से प्रिजर्व कर सकती हैं, किस तरह से हेल्दी रख सकती हैं? ये जितना हमने पीछे सारा लेक्चर दिया ना, जो डिबेट की औरतों को समझाने के लिए कि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक है, ठीक है, तो उसके लिए साइंस में सिंपल बताती हूँ कि आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है हर बढ़ते ईयर के साथ टिक टिक कर रही है, जिसका मतलब है कि आपके अंडे कंज्यूम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। 40 के बाद जाके आपको पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है अंडे प्रेजेंट हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है। मेनोपॉज हो गया तो पूरे अंडे खत्म हो गए, पूरे फॉलिकल्स खत्म हो गए, तो चांसेस बिल्कुल नील हो गए। अच्छा, ठीक है। अब अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपके जेनेटिक्स हैं, आपको ऑटोइम्यून डिजीज नहीं है, आप अपना ख्याल रखती हैं, एक्सरसाइज करती हैं, आपकी खुराक बहुत अच्छी है, आपका स्ट्रेस नहीं है, तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपकी जो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज को डिले करेंगी। ठीक है। जब उनको डिले करेंगी तो इनडायरेक्टली इसका मतलब ये है कि आपकी माहवारी आ रही है, और जब माहवारी आ रही है तो इसका मतलब कि अभी आपके पास अंडों का जखीरा है। ठीक है। आजकल की जो खवातीन है, आपको कोई लगता है कि 50 साल की जो है वो कोई 30 साल की लग रही होती है? आपका जो पहले जमाने की 50 साल की थी वो बस कहती थी कि बस अब तो हमसे बिल्कुल कोई रह गए, अब हम तो बस कुछ नहीं है। आजकल डिवोर्सिस का रेट इतना ज्यादा है, आजकल लोग सिंगल मॉम है, आजकल के हालात बदल गए हैं। नहीं, लेकिन अब ये सारे पैकेज में आ जाते हैं कि
हमने अपना ख्याल रखना है, अवेयरनेस भी है, उसके बाद सोशल मीडिया भी है, उसके बाद हर तरह की अवेयरनेस जब हो जाती है तो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है। ठीक है, वो कहती है जी कि अब मुझे पता है कि मैंने अपना ख्याल कैसे रखना है। तो उसमें जो आपकी एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, सप्लीमेंट्स, सबसे बढ़ के जो मैं औरतों को बताती हूँ कि जब वो पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में जाती हैं, वो फर्टिलिटी की हम बात नहीं करते, लेकिन हम हार्मोन्स की बात करते हैं कि वो किस तरह अपने आने वाली क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, जब एक खातून, या चलिए मैं अपनी फैमिली की बात कर लेती हूँ, मेरी जो खाला है वो 40 साल से तकरीबन ऊपर हैं और वो शिकायत करती है कि उनके जोड़ों में दर्द है। वो पानी भी पीती हैं तो वो कहती हैं बस मुझे तो मोटापा हो जाएगा, पानी भी मुझे लग जाता है। और अक्सर खवातीन को इस चीज़ की शिकायत होती है कि हम अपना मोटापा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वज़न कम नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा उनको याददाश्त में भी कमी फील होना शुरू होती है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन फॉग ना। बिल्कुल। तो ये क्यों होता है और क्या ये सब खवातीन को होता है? मैं आपको बताती हूँ, सबको कैसे नहीं होगा। खुदा ने आपको औरत बनाया है तो बहुत ज्यादा चीजें सभी को होनी है, और औरतों की जिम्मेदारियां भी उसी हिसाब से ज्यादा लिहाज से हैं। क्योंकि देखें, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि आपको अंडों का जखीरा देके बना दिया, लमिया निकाल लो जी बीबी, जाओ ये तुम्हारा अब 2 मिलियन है, इसको यूज करो और इसमें ही बच्चा बनाओ और इसमें ही अपनी हेल्थ सही करो। जब ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे हार्मोन भी खत्म, बच्चा पैदा करने की सलाहियत भी खत्म। बच्चा पैदा करने की सलाहियत तो खत्म हो जाए, किसी ने 4 बच्चे पैदा किए, 5 किए अपने उस टाइम पीरियड में, तो वो कहेगी हमारी तो पहले पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वी आर डन। वो पहले ही सीख कर रही होती है बर्थ कंट्रोल। लेकिन जब आपके हार्मोन्स खत्म होते हैं, ये हार्मोन्स वो वाले हैं जो कार्डियो प्रोटेक्टिव हैं। कार्डियो का मतलब है आपके हार्ट को बचाते हैं। ठीक है। ये वो वाले हार्मोन्स हैं जो आपके ब्रेन को बचाते हैं, जिस आपने ब्रेन फॉग का, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन से बचा रहे होते हैं। ये वो वाले हार्मोन्स हैं जो कि जिनके रिसेप्टर आपकी हड्डियों, जोड़ों, मसल्स, लिगामेंट्स, हेयर, नेल्स, स्किन, हर जगह होते हैं। ठीक है। आपने देखा है ये, जिस तरह आपने कहा कि जी मेरी खाला जो ऊपर नीचे नहीं आ सकती, इसको कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर ऑफ मेनोपॉज। अब जो पाकिस्तान में जो मैंने जब ये अवेयरनेस स्प्रेड आउट की, मैं बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लॉन्च किए, फर्स्ट टाइम, आई एम द पायनियर फॉर दैट, और मैंने डॉक्टर्स को टीच एंड ट्रेन करना शुरू किया। तो जो आम पॉपुलेशन थी ना, और जो बाकी कुछ लोग भी, वो जी कि आप हर्ब्स लें, आप जड़ी बूटियां लें, आप नेचुरल रहें। अच्छा, मुझे आज तक ये चीज़ समझ नहीं आई कि जब नेचुरल कहते हैं तो सिर्फ हार्मोन्स में आके इनकी टांग टूट जाती है नेचुरल, ठीक है, लेकिन बाकी जितने काम हो रहे हैं, IVF भी कराएंगे, अगर थायराइड का मसला है थायरॉक्सिन लेंगे जो नेचुरल नहीं है, ठीक है, जो आपके ब्लड प्रेशर है उसकी मेडिसिन लेंगे, वो नेचुरल नहीं है, आपने यहाँ से उधर सफर करना है तो प्लेन में बैठेंगे, जो नेचुरल नहीं है, आपने कोई कैंसर हो गया तो कैंसर का ट्रीटमेंट करना है। वक्त के साथ साथ हमें अपने आप को भी अपडेट अपने एडवांस्ड साइंस को सीखने समझने की बजाय सिर्फ औरत कहीं यंग दिख ना जाए, औरत कहीं अपने ऊपर पैसे ना लगाए, औरत हार्मोन्स लेके जो है वो अगर 50 साल की जो 30 साल की लगना शुरू हो जाएगी, या 60-70 में भाग रही होगी और अपना ख्याल रख रही होगी, किसी और के ऊपर मोहताज नहीं होगी, वहां पे आके हमें याद आ जाता है कि हम सिर्फ ऑर्गेनिक यूज करें, वहां पे हम सिर्फ नेचुरल रहें, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड द साइंस बिहाइंड हार्मोन्स। ठीक है। जो पाकिस्तान में पहले हार्मोन्स यूज हो रहे थे वो सिंथेटिक थे। ठीक है। सिंथेटिक जो है कैंसर भी करता है, सिंथेटिक जो है वो आपको क्लॉट्स भी करते हैं, सिंथेटिक से मसले होते हैं। ठीक है। जो बाकी सारी दुनिया में, यूएसए से लेके यूरोप में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह बायोइडेंटिकल हार्मोन्स आ गए जो मैं पाकिस्तान में लाई। ठीक है। वो नेचुरल हैं, जो कि प्लांट बेस्ड होते हैं। अच्छा। वो वही हैं जो कि खुदा ने आपकी ओवरी में बनाए। अच्छा। और जो आपको जवान रखते हैं। ठीक है। क्योंकि अगर कैंसर होना होता तो 20 साल की बच्ची को होता ना, उसके पीक पे होते हैं वो हार्मोन्स। लेकिन अगर आप शौकत खानम जाएं, आप आगा खान जाएं, तो वहां पे जितनी भी खवातीन हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, वो ये हार्मोन्स तो नहीं ले रही थी। इनको तो मैं पाकिस्तान में 3 साल पहले लाई, 4 साल पहले। तो आपको नई साइंस सीखने की बजाय, ये नई साइंस भी नहीं है, बाहर के मुल्कों में तो सदियों से है, पाकिस्तान में मैं जरा, मतलब पाकिस्तान में ये बैरियर है कि यहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं साइंस बताती हूँ, मैं उनको बता रही होती हूँ कि ये साइंस है, ये रिसर्च है और बेतहाशा रिसर्च है, 40 साल का डेटा आ गया हुआ है पीछे सारा, वो अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं कि नहीं हम जो है ना वो अशोका लेके या शतावरी लेके जो है हम अपने हार्मोन्स को सही, अश्वगंधा लेके। अब मुझे ये बताएं कि एक जो खुदा ने आपके अंदर 100% जो पोटेंसी पैदा की, हार्मोन्स पैदा किए, इंसान ने वो बना लिए सेम मोलेकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। अब अगर आप उनको जड़ी बूटी देंगे तो 2 से 3%, 5% मैक्सिमम उसकी पोटेंसी है। ठीक है। जो नेचुरल हार्मोन्स हैं उनकी 100% है। तो जब आप वो देंगे तो वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वो आपकी क्रॉनिक इलनेस जो बुढ़ापे की बीमारी है उनको बचाएंगे। आपने अभी ये कहा कि मेरी खाला ऊपर नीचे आ नहीं सकती सीढ़ियों पे,
आपको पता है कि 40s में प्रोसेस ऑफ ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट होता है। वो क्या होता है? हड्डियों का खोखलापन। अब अगर आप फ्रोजन शोल्डर, मेरा कंधा जम जाना, ये इन्फ्लेमेशन और जो वजन कम ना होना, ये आपकी सेंट्रल एडिपोसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो क्रिएट होती है सारी, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। इसका वजह क्या है? अंडों का कम होना, पेरीमेनोपॉज में जाना। पेरीमेनोपॉज में जाने का मतलब है हार्मोन्स की इनसफिशिएंसी, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म होंगे। तो फिर क्या होगा? जो प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ, उसके लेने के देने कब पड़ेंगे? जब आप 60-65 के होंगे। फिर वो ब्रेन फॉग, जो आपको चीजें भूलती थी, अब फिर आप 60-75 में आपने देखा होगा बहुत से लोग, खवातीन जो कहती है मेमोरी लॉस हो गया, अल्जाइमर डिजीज हो गया, आपकी हड्डियों का फ्रैक्चर हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये सारी चीजें प्रोसेस 40s में स्टार्ट हुआ औरतों में बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स। लेकिन हम ये साइंस समझना नहीं चाहते। कम करें डॉक्टर शबाना, ये मोटापा जो है वो जान नहीं छोड़ता खवातीन की। 5 चीजें सबसे पहले पेरीमेनोपॉज में जो आपने करनी है, जो कि 40 साल के बाद या 35 साल के बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, बल्कि पहले ही करनी चाहिए। लेकिन लेट्स से वर्स कम टू वर्स, आपको इतनी बिजी थे, आप जवान थे, आपने इतना सोचा जी कि कोई जरूरत नहीं। पता है ये भी बड़ा होता है कि जब आप जवान होते हैं आप इन चीजों का सोचते नहीं है। जब थोड़ा बहुत ऊपर पड़ता है ना, तो फिर आपको याद आता है कि मैं तो अपने आप को ना काबिल तस्हीर थी, मैं तो समझती थी मैंने सारी उम्र जवान रहना है, मैं तो समझती थी मेरे साथ नहीं हो सकता, मेरी अम्मी ने अपना ख्याल नहीं रखा, रिग्रेट होता है। अच्छा, फिर बाद में क्यों नहीं रखा और ख्याल क्यों नहीं रखा, और पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, अब तो खैर अवेयरनेस आ रही है, स्प्रेड हो रही है इंशाल्लाह। 5 चीजें जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले लाइफस्टाइल में, ठीक है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। आपका न्यूट्रिशन, आपकी खुराक बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है, आपकी खुराक में प्रोटीन भी होना चाहिए। आपकी खुराक में जो है, जिस तरह से लाइफस्टाइल में हम कहते हैं जी सप्लीमेंट्स लें आप, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, विटामिन D3, अगर B12 है उसको रिप्लेनिश करें। अगर फेरेटिन जो आयरन स्टोर्स हैं, आयरन की कमी है, ठीक है, उसको स्टोर करें। थायराइड को चेक करें। क्रॉनिक स्ट्रेस जो होता है वो सबसे बड़ा किलर होता है। ना सिर्फ उसकी वजह से बाल गिरते हैं, आपको जो मोटापा आ रहा होता है, कोर्टिसोल हाई हो जाता है, वो भी रीजन होता है इसके अंदर। तो क्रॉनिक स्ट्रेस को कम करें, अपने नेगेटिव लोगों से दूर रहें ताकि क्रॉनिक स्ट्रेस कम हो। उसके बाद एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और एक्सरसाइज में सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर नहीं कि आपको सांस चढ़ रहा है, आप हार्ट रेट तेज हो रहा है, आपने हैवी वेट उठाने। जितने आप वेट उठाएंगे आपका इम्पैक्ट एक्सरसाइज होगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होगी, उतनी आपकी हड्डियां और मसल स्ट्रांग रहेंगे। एक चीज होती है सार्कोपीनिया, मसल लूज हो जाना, वो बुढ़ापे में जाके आपको लेने के देने पड़ते हैं उसके। जितना मसल मैस प्रिजर्व करेंगे प्रोटीन इनटेक से, फूड से, हैवी एक्सरसाइज से, ये चीजें आपको बुढ़ापे में क्वालिटी देंगी। ठीक है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज में जाते हैं तो आपको बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, सिंथेटिक नहीं प्लीज, सिंथेटिक जो है वो आपको वो सारे साइड इफेक्ट देती हैं जो कि आजकल पाकिस्तान में लोग डरे हुए हैं कि सिंथेटिक से। बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो नेचुरल खुदा ने आपके जिस्म के अंदर बनाए हुए हैं, वही वाले हार्मोन आप रिप्लेनिश करें, ताकि आपका स्टडीज, क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है बाय 30 to 60% आपका अल्जाइमर डिजीज कम हो जाता है। अच्छा। और आपका ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बायोइडेंटिकल हार्मोन्स हैं, ताकि आपको आने वाले टाइम में फ्रैक्चर ना हो। आपका ये जो ब्रेन फॉग हो रहा होता है, आपको पता है 40s में औरतें आके कहती है मुझे रोने को दिल करता है, मैं मूड स्विंग्स है, इरिटेबल हूँ, मैं आदमी से, अपने हस्बैंड से लड़ती हूँ, मुझे सेक्सुअल डिजायर कम हो गया हुआ है, मुझे जो है बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है अपने प्राइवेट एरियाज में, और वो कहती हैं कि इंटीमेट ना होए। ये सारी चीजें GSM सिंड्रोम कहलाती हैं। ठीक है। और जो एंजाइटी डिप्रेशन है न्यू ऑनसेट, वो भी हार्मोन की डेफिशिएंसी वजह से हो रहा है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको जाके एंजाइटी की एंटी डिप्रेसेंट लिख देते हैं। अच्छा, वो खुलकर लिख देंगे जिसका इतना के ज्यादा साइड इफेक्ट है। आपको पता है कि क्लिनिकल रिसर्च ने दिखाया है बाइंड, बाइंड एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जो दिखाता है कि बेंजोडाइजेपिन इंड्यूस्ड कॉग्निटिव डिसफंक्शन जो ब्रेन के अंदर, यानी कि आपके ब्रेन की हेल्थ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। ये एंटी डिप्रेसेंट्स और एंटी एंजाइटी मेडिकेशन। डॉक्टर साहिबा, हमारे यहाँ तो ये हाल है कि मर्दों खवातीन सभी जाते हैं डॉक्टर्स के पास और कहते हैं हमें नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लिख दें, ज़ेनेक्स लिख दो, अल्प्राजोलैम लिख दो। और बहुत सारे ऐसे होते हैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, मेडिकल स्टोर जाते हैं और वहां से स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं। और आपको पता है कि जो पेरीमेनोपॉज में आपके जो हार्मोन्स की कमी हो रही होती है, दैट इज अ नंबर 1 फैक्टर। मैं वो नहीं कह रही कि 20 साल में किसी को कोई नफसियाती मसला था, कोई सुसाइडल था, उसको क्रॉनिक इंसोम्निया था, ठीक है, तो उसकी बात नहीं करी। जो नया ऑनसेट होता है 40s में जाके खवातीन को, हर एक तो पागल नहीं हो गया ना, हर एक को तो मसला नहीं हो गया कि उसकी नींदें उड़ गई हैं, उसको रात को उठ के बैठ गई, इंसोम्निया हो गया, लेकिन हर औरत में एक चीज हो रही है, उसके हार्मोन्स नीचे जा रहे हैं।
हाँ, तो वो जो उसका एक कॉमन डिनोमिनेटर है उसको देखें कि ठीक है। इस एज ग्रुप में, इस एज ब्रैकेट में हाँ, आपका वजन भी कम हो जाएगा, ठीक है। आपके मसले मसाइल भी कम हो जाएंगे। हाँ, अगर आप हार्मोन्स लेना शुरू करते हैं विद ऑल दोज थिंग्स, हाँ, द अदर 4 पिलर्स जो मैंने आपको बताया, आप एक्सरसाइज को एलिमिनेट नहीं कर सकते, हाँ, आप स्ट्रेस को कम करें, स्लीप ठीक है। बहुत जरूरी है जी, स्लीप बिल्कुल, बहुत अच्छी है, बिल्कुल। स्लीप सोएंगे, अच्छा सोएंगे तो हार्मोन्स भी ज्यादा इफेक्टिव होंगे। हाँ। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों में ना हस्बैंड का सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके हस्बैंड के साथ ही लड़ाइयाँ हो रही हैं या आपकी उनके साथ नहीं बन रही हैं, तो उसके बाद फिर सारी तो चीज़ें आपके उसकी ऊपर ही आ उसकी जाती वजह है। क्या है ना, मुझे हाँ, अलग बताओ वजह क्या है? कम इल्मी, ठीक लैक है। ऑफ अवेयरनेस। हाँ, और आदमी सोच रहा है कि शायद इसने अपना आप छोड़ दिया, ये हर वक्त फ्रिज से कुछ खाती रहती है, वो बेचारी फाके कर रही है, उसका वजन नहीं कम हो रहा, हाँ, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, हाँ, उसके हार्मोन्स जो हैं ये आपके सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं आपके उधर, ठीक या है। वो आपसे लड़ झगड़ रही है, तो उसका जब प्रोजेस्टेरॉन नीचे जाता है हाँ, पेरीमेनोपॉज में 40 साल के बाद, उसको एंजाइटी डिप्रेशन होता है, मूड हुँ, स्विंग्स होते हैं, रात को सो नहीं सकती। हाँ, आपके जो ब्रेन के जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हाँ, सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन वगैरह, सारे अटैचमेंट हाँ, के, लव के, ये सारे डिपेंड कर रहे होते हैं आपके एस्ट्रोजन के ऊपर। ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जब कम होता है तो आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं। हाँ, लेकिन ये समझाएगा कौन? मैं तो समझा हाँ, समझा के थक गई हूँ। अभी तक बहुत ज्यादा लोग नीचे कमेंट लिख रहे होते हैं मेरे सोशल मीडिया पे कि हाँ, नहीं नहीं, शतावरी ले लें ठीक हो जाएंगे, आप प्रिमरोज ले लें आपकी ब्रेस्ट टेंडरनेस खत्म हो जाएगी, आपके हॉट हाँ, फ्लैशेस खत्म हो जाएंगे। और फिर कुछ ऐसे लोग, ट्रस्ट मी, हुँ, हम डिग्रीज ले लेके यूएसए में रिसर्च कर करके थक गए, हाँ, पाकिस्तान में आके बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ कि किसी के पास डिग्री भी ज्यादा नहीं है, कोई उसका हाँ, एक्सपर्ट भी नहीं है, लेकिन हाँ। नीचे कमेंट देते हुए ऐसा लगता है जैसे इन्होंने हार्वर्ड से जाके तालीम हासिल की डॉक्टर हुई है। साहिबा, मसला ये है ना कि अगर किसी इंसान को वो चीज़ सूट कर गई है ना, उससे 10 लोगों को बताना है मुझे सूट कर गई है, आप भी इस्तेमाल करें, आपको भी ये फाका अच्छा, होगा। अब इसका एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ, अफाका आपको होगा इन पेरीमेनोपॉज जब आपके अंडे प्रेजेंट हैं, साइंस समझें। हाँ, नहीं अभी लेकिन ज़ाहिर है थोड़े साइड से, इफ़ेक्ट भी तो हाँ, होंगे ना? थोड़े से आपको हार्मोन्स बन रहे हैं। हाँ, मैं देती हूँ, मैं हुँ, आपको कहती हूँ आप यखनी पिए, आप अपने विटामिन लें, आप खुराक अच्छी करें, आप स्लीप अच्छी करें, हाँ, स्ट्रेस ना लें। मैं ये सारी चीजें देती हूँ, प्रिमरोज भी देती हूँ, मैं कभी कहती हूँ थोड़ा सा शतावरी भी ले लो, ये भी कर लो, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, ये सारी चीजें, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, हाँ, गट हेल्थ, सब। बट विद द अंडरस्टैंडिंग कि दैट्स नॉट द ट्रीटमेंट, दैट्स अ हाँ, सप्लीमेंट। मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास जाना जी, बहुत ज़रूरी है। सप्लीमेंट का ही मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, थोड़ा सा हाँ, सप्लीमेंटेशन हो जाएगी हाँ, आपके सप्लीमेंट की वजह से। लेकिन चूंकि यहाँ पे अच्छा वो आप अपनी दुकान चमका रही हैं जी कि आपका जो है हाँ, हार्मोन्स बेच रहे हैं, और भाई मैंने हार्मोन बेच रहे हैं, मेरी अमेरिका में प्रैक्टिस है, मेरी दुकान डॉलर्स में चमकती है उधर। हाँ, मैं यहाँ पे अवेयरनेस की वजह से आती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो लोग दुकान यहाँ चमका रहे हैं हाँ, वो आपको आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हाँ, कि बिल्कुल, पेरीमेनोपॉज में सिम्टोमेटिक रिलीफ, सिम्टम का मतलब है हॉट फ्लैशेस खत्म हो जाएंगे, हाँ, थोड़ी इरिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी ठीक है, सप्लीमेंट लेने से, ठीक है, अशोका शतावरी लेने से, हाँ, या आपके प्रिमरोज लेने से। लेकिन हाँ, मैं दोबारा बता रही हूँ आपके ऑडियंस को कि उसका 2 to 5% उसकी पोटेंसी है, ठीक है, वो सिम्टम को खत्म करेगा, ठीक है, आने वाले क्रॉनिक इलनेस या हाँ, बीमारी को खत्म नहीं करेगा, ठीक है, जो कि हाँ, 20 साल के बाद आनी है बिल्कुल, आपको बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ हुँ, हार्मोन्स। प्लीज इस चीज को समझें कि डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स की वजह से ये मसले होंगे। ठीक अब है, क्या हर बंदा ले? नहीं, हुँ, हर बंदे को अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, इल्म हाँ, होना चाहिए। जिस तरह से मैं ये कहती हूँ ना, शादी करने का एक एज है, हाँ, करनी नहीं करनी वो आपका सोशल इश्यू है, आप ठीक अफोर्ड है, कर सकते हैं नहीं कर सकते, आपका सोशल इश्यू है, हाँ, आपके घर का क्या माहौल है आपका मसला है। हाँ, मैं आपको अवेयरनेस देती हूँ कि आपके अंडे या पीक फर्टिलिटी इस एज में, इसी तरह हार्मोन्स लेने या हुँ, नहीं लेने आपका मसला है, ठीक आप है, अफोर्ड कर सकते हैं आपका मसला है। हाँ, मैं आपको अवेयरनेस दे रही हूँ कि लेंगे तो ये ऑप्शन है। हुँ, हमारा मसला ये है कि अवेयरनेस नहीं है, बिल्कुल, ऑप्शन नहीं है, गलत फैसले उस टाइम पीरियड को गुजार लेते हैं। हाँ, 60 में फिर आते हैं अपना जी हो मेरा नी रिप्लेस कर लो जी, मेरे मेमोरी लॉस हो गया, हाँ, मेरे से चला फिर नहीं रहा, मेरी बहू मेरा ख्याल नहीं रख रही, मैं व्हील चेयर पे बैठ गई। हुँ, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अवेयरनेस लें, एजुकेशन लें, ठीक है, साइंस को समझें, बिल्कुल, डिसीजंस ऑफ लाइफ हाँ, बेस्ड ऑन साइंस एंड रिसर्च करें। हाँ, कहानियों के ऊपर अपनी जिंदगी मत गुजारें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शबाना मुफ्ती। और जनाब एंड पे मैं भी यही कहना चाहूँगी, ख़वातीन हैं या फिर मर्द हज़रात हैं, अपना ख़्याल खुद आपने रखना है, अपनी सेहत का ख़्याल रखें, अपने मूड्स का भी ख़्याल रखें, खुश रहें और फिटनेस का ख़्याल आपने लाज़मी रखना है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।